बंगाल का पुलिस हेडक्वार्टर। इंस्पेक्टर अभय से पुलिस कमिश्नर वासु चटर्जी कहते हैं, देखो अभय, तुम मेरे सबसे फेवरेट कॉप हो। मैंने नोटिस किया है कि तुमने कई महीनों से नक्सलियों की कमर तोड़ने के जुनून में आराम तक नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेकर देवगढ़ जाओ। इंस्पेक्टर अभय ने कहा, देवगढ़? लेकिन क्यों सर? और मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह फिट हूं। कमिश्नर चटर्जी ने कहा, देखो अभय, देवगढ़ टी स्टेट के ओनर ठाकुर कमल नारायण मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। वो इन दिनों परेशानी से गुजर रहे हैं। उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी है और बताया है कि उनके फार्म में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब ढंग से लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि इन मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए उन्होंने मुझसे कातिल का पता लगाने के लिए मदद मांगी है। इंस्पेक्टर अभय ने कमिश्नर की बात को रोकते हुए कहा, लेकिन सर, देवगढ़ तो यहां से बहुत दूर है और वहां तो कोई पुलिस चौकी भी नहीं है। कमिश्नर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसलिए मैं तुम्हें वहां कुछ दिनों के लिए ही भेज रहा हूं। तुम वहां ऑफिशियल तौर पर नहीं जा रहे हो। तुम वहां हो रही इन घटनाओं के पीछे के रहस्य का पता करके कातिल को पकड़ो। ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कठिन काम है। मैंने तुम्हारे साथ जाने के लिए 3 सिपाहियों को भी कह दिया है और इस बहाने तुम्हें एक हिल स्टेशन का वेकेशन भी मिल जाएगा। अभय ने कुछ सोचकर कहा, ओके सर, तो मैं आज ही देवगढ़ के लिए निकलता हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं वहां अकेला ही जाऊंगा। कमिश्नर ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद इंस्पेक्टर अभय देवगढ़ की ओर अपनी कार लेकर निकल जाता है। आधी रात का समय हो चुका था। एक सुनसान रास्ते पर इंस्पेक्टर अभय की कार तेजी से गुजर रही थी। तभी एक कच्ची सड़क पर कार आकर रुक जाती है। इंस्पेक्टर अभय ने खुद से कहा, ये क्या, ये सड़क तो खत्म हो गई। ये तो कच्ची सड़क है, लगता है यही देवगढ़ जाने का रास्ता है। इंस्पेक्टर अभय ने कार से उतरकर इधर उधर देखा तो उसे सड़क किनारे एक पुराना बोर्ड लगा हुआ दिखा, जिस पर लिखा था देवगढ़ 35 किलोमीटर। इंस्पेक्टर अभय ने अपनी कार उसी कच्ची सड़क पर मोड़ दी और देवगढ़ के उस वीराने रास्ते पर बढ़ चला। अभय को देवगढ़ पहुंचते हुए काफी रात हो चुकी थी। ठंड और घने कोहरे की वजह से रास्ते को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए इंस्पेक्टर अभय कार धीरे धीरे चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। देवगढ़ की कच्ची सड़कों पर कार हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसकी कार के आगे एक लड़की आ गई और उस लड़की को बचाने के चक्कर में गाड़ी रोड किनारे पर एक पत्थर से टकराकर बंद हो गई। अभय कार से बाहर निकला और लड़की की ओर दौड़ा। लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अभय ने उसे उठाया और उसकी ओर ध्यान से देखा। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में गजब की कशिश थी। अभय कुछ देर तक उसकी खूबसूरती को ही निहारता रह गया। कुछ देर बाद अभय उस लड़की की झील सी आंखों से बाहर आया और उस लड़की से कहा, कौन है आप? आपको चोट तो नहीं लगी? और आप इस वीराने में क्या कर रही हैं? उस लड़की ने अभय को बताया कि वो किसी काम से शहर गई हुई थी, लेकिन यहाँ आते आते रात हो गई थी। शायद थकान की वजह से चक्कर आ गया था, इसलिए वो कार के सामने आ गई थी। अभय ने उस लड़की से कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं भी आपके गांव ही जा रहा हूँ, आइए आप मेरे साथ चलिए। अभय ने उस लड़की को सहारा देकर उठाया और अपनी कार के पास ले गया। वो दोनों कार में बैठकर रास्ते में चल ही रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। इस तेज तूफान में उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। अभय की कार धीरे धीरे बढ़ ही रही थी कि तभी एक पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। वो दोनों इस पेड़ से टकराने से बाल बाल बचे थे। अभय ने कहा, हम अब यहाँ से आगे नहीं चल सकते, हमें यहीं रुक कर तूफान के थमने का इंतजार करना होगा और फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी उस लड़की ने कहा, हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है। शायद आपको इन पहाड़ी बारिश का अंदाजा नहीं है, ये कितनी खतरनाक होती है। मैं जानती हूँ, यही पास में ही एक पुरानी हवेली है, हमें वहाँ जाकर रुकना चाहिए। अभय ने कार को उस लड़की के बताए अनुसार उस पुरानी हवेली की ओर मोड़ दिया और कुछ देर की ड्राइव के बाद वो दोनों उस हवेली में पहुंच गए। यह एक पुरानी और खंडर हवेली थी, लेकिन उस तूफानी रात में उनके लिए यही इकलौता सहारा था। हवेली के अंदर जाने का रास्ता घनी लताओं से ढका हुआ था, जो हवेली को एक भयानक रूप दे रही थी।
टूटी हुई खिड़कियों के अंदर घुसने वाली हवा एक भयानक सिसकी की तरह लग रही थी। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे और उनके चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवेली के अंदर का माहौल अंधेरा और दम घोटू था। जर्जर सीढ़ियां, टूटे हुए फर्नीचर और धूल से भरी मंजिलें हवेली को एक भयानक जगह बना रही थी। हवेली के अंदर अभय ने उस लड़की से पूछा, आपने अपना नाम नहीं बताया? लड़की ने एक मादक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मेरा नाम जैस्मिन है। अभय ने कहा, जैस्मिन बहुत ही प्यारा नाम है। जैसे आपका नाम है वैसे ही आपकी महक है। जैस्मिन को ठंड लग रही थी। अभय ने आग लगाई। वो दोनों आग के पास बैठ गए। जैस्मिन के कपड़े गीले थे। जैस्मिन अपने बदन को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। अभय जैस्मिन की खूबसूरती में खोता जा रहा था। एकाएक अभय ने जैस्मिन को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जैस्मिन ने समझ न आने वाली भाषा में कुछ बुदबुदाया। उसके बाद अभय जैस्मिन के सम्मोहन में खोता चला गया। जैस्मिन की ठंडी त्वचा अभय के स्पर्श से थरथरा रही थी। अभय ने जैस्मिन के चेहरे को अपनी हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। जैस्मिन भी बड़ी ही मदहोशी से अभय को देख रही थी। अभय ने धीरे से जैस्मिन के हाथों पर चुंबन किया। जैस्मिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अभय के स्पर्श का आनंद लिया और उसके शरीर की गर्माहट में खो गई। अभय ने जैस्मिन के होठों को चूमा और उसे अपने कंधे पर उठाकर बिस्तर पर ले गया। कुछ देर के बाद अभय की नींद खुली। जैस्मिन बिस्तर पर लेटी थी। उसके चेहरे को उसके लंबे काले बालों ने ढक रखा था। अभय ने जैस्मिन के चेहरे से बाल हटाए तो डर के मारे उसकी आंखें फटी रह गईं। अभय जिस खूबसूरत चेहरे को देख रहा था वो अब एक डरावना रूप ले चुका था। अभय ने अपनी पिस्तौल देखी। वो दूर रखी हुई थी। वो उसे लेने के लिए बिस्तर से उठा, लेकिन वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसे जैस्मिन ने पकड़ रखा था। बड़ी ही अजीब आवाज में जैस्मिन की हंसी उस हवेली में गूंजने लगी थी। जैस्मिन ने अभय के शरीर में अपने बड़े बड़े नाखूनों से कई बार वार कर उसे घायल कर दिया था। चोट लगने की वजह से अभय का शरीर पैरालाइज हो चुका था। वो मकड़ी के जाल में फंसे किसी पतंगे की तरह केवल तड़प रहा था। जैस्मिन अपने दो मुंहे सांप नुमा जीभ निकालकर लपलपाती हुई अभय की छाती पर बैठ गई। इस समय जैस्मिन बहुत डरावनी लग रही थी। उसने अभय को अपनी नुकीले गंदे दांतों से कुछ जगह काट दिया और उसका पूरा खून पी लिया। रात 3 बजे जैस्मिन दौड़ते हुए अपने घर में घुसती है। ठाकुर कमल नारायण की आंखों में नींद नहीं थी। वो जैस्मिन के इंतजार में बैठे हुए थे। कमल नारायण ने देखा जैस्मिन का चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। उन्होंने जैस्मिन को आवाज देकर रोका, लेकिन जैस्मिन ने जैसे ही पलटकर उनकी ओर देखा, वो उसका भयानक रूप देखकर बहुत डर गए और कुछ बोल न सके। जैस्मिन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। ठाकुर कमल नारायण जान चुके थे कि आज फिर जैस्मिन ने किसी को मार डाला है, लेकिन वो चाहकर भी ये सब किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी जैस्मिन के शरीर में कई शैतान हैं। काफी प्रयास करने के बावजूद भी इस शैतान को उनकी बेटी से अलग नहीं किया जा सकता था। आखिर जैस्मिन के शरीर में किसका कब्जा है और वो केवल जवान लोगों को ही क्यों मारती है? क्या है इस रहस्य की हकीकत? अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।